तो ध्यान रखना है, यांत्रिकी मतलब यंत्रों का अध्ययन, यानी कि किसी पार्टिकल के विशेष कंडीशन या मोशन की वजह से उसके अंदर जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता है उसके बारे में अध्ययन। दो तरह के, स्टैटिक यानी कोई वस्तु जो गति नहीं कर रहा है पर अपनी अवस्था की वजह से उसके पास कुछ टेंडेंसी है काम करने की या ऊर्जा सन्निहित है, उसको बोलेंगे स्थैतिक। स्थैतिक मतलब स्थिर है पर फिर भी टेंडेंसी काम करने की, जैसे घरों के फाउंडेशन, ब्रिजेस, ठीक है, छत पे रखा हुआ ईंटे का टुकड़ा, है ना, ये सारी चीजें। डायनेमिक्स का मतलब अब सब कुछ हो रहा है पर गति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गति की बात कर रहे हैं। और गति की वजह से उनके पास में भाई गति है तो कुछ विस्थापन भी होगा, बल गुणे विस्थापन मतलब कार्य होगा, गति कर रहा है समाहित ऊर्जा रही होगी, ऐसा कुछ करके आप समझेंगे। गति की मतलब यहाँ गति सी की बात करेंगे। गति में दो चीजें होगा, या तो आप खाली खाली गति की बात करिए कि गति कर रहा है, और या फिर गति कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यानी उसके कारणों की बात करिए। तो कर रहा होगा क्योंकि बल है इसलिए बल गति की। तो यहाँ पे हम लोग बल, कार्य, ऊर्जा ये सब पढ़ते हैं इसमें। और यहाँ क्या पढ़ते हैं, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है, ये सब यहाँ पढ़ते हैं। तो शुद्ध गति की उन चीजों को डिस्कस करता है कि गति कर रहा है तो कितनी स्पीड से गति कर रहा है, कैसे गति कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब। और बल गति क्या करता है, गति कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यानी कारण जानता है। तो यहाँ पे क्या है, कारण, और यहाँ पे केवल गति। गति के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ गति के कारणों के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चेहरे पे 10 ही मिनट में उदासी दिखने लगी सबके, है ना, ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है, कहाँ फंस गए। शशांक से चाय मंगवाया जाए सबके लिए, कल से हमारी लेक्चर्स बंद हो जाएंगे फिर। नेक्स्ट आता है गति। गति का मतलब क्या होता है, यानी मोशन। लिखिए गति, गति में लिखिए किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थान परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थान परिवर्तन गति कहलाता है। यहां पे ये जो सापेक्ष शब्द है इसको ध्यान देना है, यानी रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां बैठे हैं तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आप गतिमान हैं, तो क्या बताएंगे आप, नहीं गतिमान है। लेकिन अगर मान लो कोई चंद्रमा पे है और आपको देख रहा हो तो देखेगा कि आप धरती की सवारी कर रहे हैं और धरती के वेलोसिटी के साथ आप जा रहे हैं, धरती एज ए बस काम कर रहा है और आप उसे बैठे हैं और जा रहे हैं। यानी अगर ऑब्जर्वर का लोकेशन बदल जाएगा, ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा होकर आपको देखेगा स्थिर है, पर वही ऑब्जर्वर अगर चंद्रमा पे जाएगा तो पाएगा आप गतिमान है। यानी किसी वस्तु की विरामावस्था या गति अवस्था डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, यानी देखने वाला परीक्षक कहाँ है। ये बात समझ पा रहे हैं, यानी किसके सापेक्ष में आप देख रहे हो, यानी हर वस्तु विरामावस्था में भी है और हर वस्तु गति अवस्था में है। तो इसीलिए आइंस्टीन का एक कथन आ जाता है, उसको भी लिख लेना है, निरपेक्ष गति असंभव है, असंभव है। और यहां लिख लेना है आइंस्टीन, ये कथन आया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं निरपेक्ष गति असंभव है। और रिलेटिव मैकेनिक्स के जनक कौन है, आइंस्टाइन ही है। ठीक है, इन्होंने कहा किसी चीज की गति बतानी हो या विराम बताना हो तो आप तभी बता सकते हो जब आपके पास में कोई एक कंपैरिजन पॉइंट हो। कोई बच्चा ब्रिलियंट है या मंदबुद्धि है, या आप तभी बता सकते हो जब किसी बच्चे से अन्य बच्चे से कंपेयर करोगे। क्योंकि इस समय का मूर्ख बच्चा अगर आज के 100 साल पहले चला जाए तो पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध फेल हो जाएंगे उनके सामने, क्योंकि ऐसी सी बातें करेगा कि जो चमत्कार होंगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के टाइम में रहा है। और कहीं गलती से गया पिछले समय में और मोबाइल लेके गया है तो लोग कहेंगे कि उसके पास में एक आत्माओं वाली जो है डिवाइस है ना। एक बार हमारी दादी एक रिलेटिव के यहाँ गई, हम लोग वो छोटे छोटे थे तो हमारे घर पे भाई टीवी भी नहीं थी बचपन में, तो टेलीविज़न नहीं था, तो दादी ने वहाँ टेलीविज़न देखा। और नहीं, हम छोटे नहीं थे, हमको बताया गया था बचपन में, भैया छोटे थे उसके समय की बात है, मतलब इंदिरा गांधी को मिला के उस समय जिंदा थी, जीवित थी।
तो दादी ने उनके यहाँ टीवी पे भाषण देखा इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ऐसे करके बात कर रही थी और चल रहा था भाषण। दादी को 2 दिन 3 दिन नींद नहीं आई। वो लोग बहुत अमीर हैं। इंदिरा गांधी को पकड़ के डब्बा में बंद किए थे और चिल्ला रही थी, बचाओ, निकालो निकालो, बचाओ हमको। क्या समझ पा रहे हैं? ज्यादा अंतर नहीं है, 10-20 साल का टाइम का अंतर है ये। 30 साल मान लो, 30 साल पहले की बात है, 30-40 साल। और हम बात कर रहे हैं 100 साल पहले की। 100 साल पहले अगर किसी को मोबाइल दिख जाएगा, उसकी क्या हालत? आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि आपके साथ में हो रहा है। पर अगर आज से आपको 15-20 साल पहले अगर कोई बताता, 15 साल पहले आपको बताता कि हर बच्चे के पास एक मोबाइल होगा, उसमें इंटरनेट होगा, अब जब चाहोगे तो वीडियो देख सकते हो लाइव। आप मजाक बनाते, कहते 20 रुपया दे करके तो मेमोरी कार्ड फुल कराता हूँ। मजाक बना रखे हो, इतना सस्ता हो जाएगा। 300 रुपये जीबी का डेटा पड़ता था 2014-15 तक। समझ रहे हैं आप बात को? तो जब संसाधन अपने पास होते हैं तो लगता है कि ईजी है, बट संसाधन जब नहीं है, यानी बैक में जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप कितने चमत्कारी पुरुष हो। यानी इस समय का एक मंद बुद्धि बालक भी अगर 100 साल पहले जाता है, 50-60 साल पहले जाता है, तो वहां का प्रमुख और सबसे प्रवीण छात्र में गिना जाएगा। क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि उसको कुछ भी ना आता हो, लोग उसे पैर पूजेंगे, क्योंकि सब जानता है। ठीक है। गति और उसके प्रकार। गति कई प्रकार की होती है, लिख लीजिए गति के प्रकार। अगला लिखिए गति के प्रकार। पहला लिखिए रेखीय गति। रेखीय गति मतलब एक सरल रेखा में कोई वस्तु जा रही हो। इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, बस खाली समझे रहो कि गति होती है। वृत्तीय गति। फिर लिखिए घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी बॉल जा रही है पर रोटेट होते होते जा रही है। ध्यान रखेंगे कि वृत्तीय सर्कुलर मोशन है, ये रोटेशनल मोशन, दोनों अलग अलग होते हैं। सर्कुलर मोशन अलग है, वृत्तीय गति है, और घूर्णन गति अलग है। जैसे कोई पार्टिकल है ऐसे से चल रहा है तो इसको कहेंगे वृत्तीय गति, पर पार्टिकल यहीं खड़ा है अपनी जगह पे डांस कर रहा है ऐसे गोल गोल, उसको कहेंगे घूर्णन गति। बात समझ पा रहे हैं? दोनों अलग हैं, जमीन आसमान का अंतर कॉन्सेप्ट में सारे। वृत्तीय गति में आप केंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल आते हैं। घूर्णन गति में कोरियोलिस फोर्स, अगर आपको याद हो, सुना है, वो आता है। तो चीजें बहुत अलग हैं दोनों में। एक हुआ घूर्णन गति, इसको बोलिए आप आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। ठीक, लिख लिया? फिर अगला लिखिए, एक हेडिंग डालिए छोटा सा, विमाओं के आधार पर। विमाओं मतलब डायमेंशन के आधार पे। डायमेंशन या विमाएं के आधार पर। जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पढ़े हैं, 3D में देख रहे हैं, 3D मतलब 3 विमाएं। तो इसमें पहला होता है एक विमीय यानी 1 डायमेंशनल मोशन। एक डायमेंशनल गति जो होती है मतलब रेखीय गति इसको बोलेंगे। इसके दो गति होंगे, या तो क्षैतिज में कोई वस्तु जा रही हो, या तो कोई वस्तु लंबवत जा रही हो, ऊर्ध्व गति कर रही हो, वर्टिकल कर रही हो मोशन। मतलब एक ही दिशा में जानी चाहिए। ठीक, उसके पास सेकंड डायरेक्शन का पैरामीटर नहीं है। दूसरा होता है 2D मोशन यानी दो विमीय गति, 2D विमीय गति या 2D मोशन। इसमें लिख लीजिएगा प्रक्षेप्य गति। जैसे देखो फुटबॉल डाला जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल भी आगे आया और वर्टिकल में भी गया है, यानी दोनों डायमेंशन में एक साथ गति कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन। तो प्रक्षेप्य गति कैसी गति है? 2 डायमेंशनल को प्लेनर मोशन भी कहते हैं, प्लेन में मोशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन। और तीसरा लिख लीजिए 3 डायमेंशनल मोशन, इसको बोलते हैं स्पेस मोशन। 3D मोशन को ही हम बोलते हैं स्पेस मोशन। जैसे ग्रह नक्षत्र ये सब क्या है? स्पेशियल मोशन कर रहे हैं, स्पेशियल मोशन कर रहे हैं, मोशन इन स्पेस। हिंदी इसका बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे बोलते हैं इसको स्थानीय मोशन, तो स्थानीय मोशन को 3D कैसे बोल पाओगे? तो स्पेशियल ही लिखिए या स्पेस मोशन ही लिखिए, मोशन इन स्पेस। यानी ग्रह नक्षत्र तारे ये सब क्या कर रहे हैं? 3 डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं।
सूर्य क्या किसी का चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है? चक्कर लगाता है। ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी का चक्कर लगा रहा होता है अपने आप को बदलने के लिए, बैलेंस करने के लिए। सारे प्लैनेट्स क्या दीर्घवृत्ताकार पथ पे मूव करते हैं या हेलिकल मोशन करते हैं? मतलब इलिप्टिकल मोशन करते हैं या हेलिकल मोशन? हेलिकल समझते हैं? दीर्घवृत्ताकार पक्का है? अगर सूरज को स्टेशनरी मान लिया जाए तो हर ग्रह सूरज के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, पर अगर सूरज को गतिमान मानोगे तो सूरज के साथ ग्रह भी तो जा रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। यानी ये सूरज है और ये मान लो पृथ्वी इस चक्कर लगा रही है, तो ऐसे से करके आगे ये भी बढ़ती जाएगी और सूरज भी आगे से बढ़ रहा होगा इसी डायरेक्शन में, यहाँ आ जाएगा। सूरज सापेक्ष में तो वही है। क्या बात समझ पा रहे हैं? कोई चीज चक्कर लगा रही है और ये भी आगे बढ़ रहा है, तो अगर आप साइड से देखोगे तो ये ऐसे करके स्प्रिंग जैसा बनता जाएगा ना इसका, उसी को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। तो ध्यान रखना है कि अगर सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की गति होती है वो होती है दीर्घवृत्ताकार, पर अगर आकाश गंगा के सापेक्ष या स्पेस के सापेक्ष अगर गति देखा जाए ग्रहों की तो कैसी होती है? हेलिकल मोशन होती है। यानी इसे लगेगा स्प्रिंग फॉलो हो रही है ऐसे करके, सूरज भी आगे बढ़ता जा रहा है और ग्रह भी उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या समझ में आ रही है? मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्वेश्चन पेपर में नहीं, इधर उधर पूछते हैं। अब बात आती है कि दूरी तथा विस्थापन। पहले लिखिए दूरी, एक हेडिंग डालिए दूरी, डिस्टेंस। दूरी, डिस्टेंस लिखिए, इसमें डैश लाके पथ की लंबाई यानी पाथ लेंथ, बहुत शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, यानी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। जिस रास्ते आप जाओगे वो रास्ता कितना लंबा था उसको बोलेंगे हम लोग दूरी। तो दूरी मतलब पथ की लंबाई या पाथ लेंथ, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ये सदिश राशि है या अदिश राशि। सदिश मतलब क्या? अदिश राशि, वेरी गुड। तो इसमें लिख लीजिए अदिश राशि, उसके आगे दूरी में ही लिखिए अदिश राशि। फिर लिखिए इकाई यानी यूनिट। एसआई की हम बात कर रहे हैं, यानी एसआई यूनिट या एसआई यूनिट की बोलेंगे मीटर। एसआई यूनिट में क्या लिखेंगे? मीटर। एम लिख दीजिए या ब्रैकेट में पूरा पूरा मीटर लिख दीजिए, या हिंदी में मीटर लिख लीजिए, यानी मात्रक क्या है दूरी का? मीटर, ठीक है। अगला लिखिए, फिर अगली हेडिंग डालिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसमें लिखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, ठीक। और जब न्यूनतम दूरी की बात करोगे तो इसका मतलब ए ने बी को यहीं से देख लिया है और उसी दिशा में जा रहा है ना डायरेक्ट, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? सदिश राशि। इकाई क्या होगा? मीटर में ही नापेंगे, दूरी ही तो है एक तरह से, बस शॉर्टेस्ट दूरी है। डेफिनेशन में खुद लिखा हुआ है दूरी है, पर न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी सदैव क्या होता है? लंबवत दूरी भी बोला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला जाता है, और साथ साथ में इसकी भी इकाई वही होगी जो दूरी की है, यानी मीटर होगी। बस एक अंतर आएगा कि ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। क्या समझ में आ रही है? इस पे एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे कर लेते हैं। अगर हम वृत्तीय गति करें तो दूरी कितनी होगी? अगर इस वृत्त की पथ की त्रिज्या जो है वो r है, अगर ऐसे आप चले यहां से ऐसे गोल गोल आए यहां आए और आपको पता है त्रिज्या r है, तो परिधि कितना होगा? परिधि की दूरी, परिधि कितनी होगी फिर? अगर वृत्त की परिधि की फॉर्मूला जानते हो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, वही तो रास्ता हुआ भाई। यहां से यहां तक, अगर यहां से व्यक्ति स्टार्ट हुआ और यहां तक आया है फिर से, तो इसका मतलब कुल दूरी इसने कितना ना किया? परिधि के बराबर। और परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। तो यहां से आपको पता चला दूरी जो है ये हो गई 2πr। पर अगर आपसे कोई कहे विस्थापन कितना है? शून्य, वेरी गुड, शून्य। क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। जहां से चला था वहीं ना आ गया, तो क्या हो जाएगा? शून्य।
क्या समझ में आ गई? अगली बात, अगर कोई वस्तु अर्धवृत्तीय गति करे, अर्धवृत्तीय गति करे, तो इसकी दूरी क्या होगी? पाई आर, 2 पाई आर बाई 2 ना, टोटल होता है 2 पाई आर, बटे 2 करोगे आधा, तो आधा क्या हो जाएगा? पाई आर। समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रतिष्ठा में प्राण गंवाता हुआ व्यक्ति जो प्रतिष्ठा बना के रखा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, वो बोलेंगे बेइज्जती हो जाएगी, पूछना है। तो दूरी क्या होगी? पाई आर। विस्थापन, वेरी गुड, विस्थापन जो होगा वो इसका व्यास हो जाएगा, यानी यहां से ए पॉइंट था और यहां से बी पॉइंट तक अगर गया है तो ये पूरी दूरी हो जाएगी विस्थापन। तो आर इधर मतलब व्यास, या व्यास बराबर होता है 2r, या इसी व्यास को हम बोलते हैं d। तो कहीं d लिखा हो या 2r लिखा हो, बात वही है। क्या क्लियर है? किसी को नींद आ रही हो, फटाक से जाइए, पानी पी करके आ जाइए, या मन करे अगर थोड़ा सा, नहीं यार आधे घंटे तो पढ़ना है, ब्रेक लोगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि अशोक भैया की दुकान तक जाना पड़ जाएगा आप लोग को, है ना, उससे नीचे तो आप लोग मानने वाले नहीं। वहां तक जाने और आने मतलब 20-25 मिनट गया। जल पीना हो अगर तो बाहर जाइए, पी के चले आइए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 2r। इससे प्रश्न कई बार आए हैं, मतलब वनडे एग्जाम्स में खास करके यही पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला लिखा था दूरी और विस्थापन में दूरी बड़ी होती, सदैव बड़ी होती है। आपको पूछना है सही क्या है। दूसरा लिखा है दूरी और विस्थापन में विस्थापन बड़ा हो सकता है, ठीक। तीसरा लिखा है दूरी सदैव विस्थापन के ही बराबर होती है। चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछना है तो दूरी जो होगी वो हमेशा विस्थापन से ज्यादा या उसके बराबर होती है। मतलब दूरी की न्यूनतम वैल्यू क्या है? विस्थापन। विस्थापन में लिखा ही नहीं था कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दूरी की सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या आएगी? विस्थापन। तो ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला लिख लेना है, तो दूरी सदैव बराबर या बड़ी होगी विस्थापन के। याद रखना है इसको कि दूरी या तो बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती दूरी, कभी विस्थापन से कम नहीं हो सकती कभी भी। बात समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं कम हो सकती? आइडिया लग रहा होगा दिमाग में कि एक जगह से दूसरे जाना है, सीधा रास्ता यही है, इसी को विस्थापन बोलेंगे। अगर मुड़ के जाएंगे तो ज्यादा दूरी हो जाएगी, इससे कम तो हो नहीं सकती। कम करने की कोशिश करोगे तो वहां तो पहुंचोगे ही नहीं। क्लियर? अरे बिल्कुल, ये भी लेके जाइए। क्या ये क्लियर है? समझ में आया ना इतना? प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा तेज चल रहा हूं मुझे पता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि पढ़ के जाना हर चीज। देखो दूरी को मापने के कई सारे साधन हैं, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम पूछ लेता है कि सबसे बड़ी इकाई क्या है दूरी की, तो छोटी इकाई क्या है, या इसमें से कौन सी दूरी की मात्रक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहली जो दूरी होती है, आप सही कह रहे थे, पार्सेक है सबसे बड़ी। जो नॉर्मली दूरी की बड़ी यूनिट्स में सबसे पहली दूरी जो आती है वो होती है खगोलीय दूरी, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, लाइट ईयर भी है, अभी पढ़ते हैं क्या करके। खगोलीय दूरी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या एयू। ये क्या होता है? किसी, जैसे अपने सोलर सिस्टम में एक खगोलीय दूरी का मतलब क्या है कि पृथ्वी की सूरज से औसत दूरी, पृथ्वी की सूरज से औसत दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। तो हेडिंग डालिए खगोलीय दूरी, उसमें लिखिए पृथ्वी की सूरज से औसत दूरी, पृथ्वी की सूरज से औसत दूरी। चाल, दूरी और समय में एक संबंध होता है, क्या कहते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, या फिर आप कहेंगे 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। तो इतना एक सेकेंड में, तो 500 सेकेंड में कितना जाएगा? क्योंकि 5 सेकेंड लिया था, यानी कि चाल गुणे, अगर हम चाल गुणे
सॉरी चाल गुणे समय अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, दूरी। चाल गुणे समय क्या आएगा, दूरी। तो ये दूरी आ जाएगी, और दूरी की वैल्यू आप गौर करोगे तो इतना ही आएगा। कर लो, यहाँ 10 पावर 8 है, यहाँ 10 पावर 2 है, 3 बचे 15, 15 इंटू 10 पावर 10 या 1.5 इंटू 10 पावर 11। तो आप लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और अगर आपने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा था, छूट गया है, तो आप ये भी लिख लीजिएगा कि पृथ्वी तक सूरज के प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है, 5 सेकेंड। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना कहीं? खगोलीय दूरी क्या है, पृथ्वी की सूरज से औसत दूरी। क्यों इसको मान के रखें, क्योंकि इसको गोल्डी लॉक जोन विच वाली जो कहानी थी उसके बीच में माना गया है, और माना गया कि इतनी दूरी अगर कोई ग्रह अपने सूरज या तारे से होगा तो वहां पे जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। तो इसी को प्राइमरी आधार बनाया गया था किसी ग्रह पे लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए पहले। फिर बाद में पता चला नहीं, अलग अलग तारों के साइज और उसके ग्रह की कंडीशन के आधार पर उसकी दूरी घट या बढ़ सकती है। तो फिर उसको गोल्डी लॉक करके अलग बता दिया गया और खगोलीय दूरी को अलग कर दिया गया। पहले खगोलीय दूरी और गोल्डी लॉक जोन एक ही माना जाता था। हाँ, पृथ्वी के लिए गोल्डी लॉक और खगोलीय दूरी एक ही है, क्योंकि पृथ्वी एक खगोलीय दूरी पे है और जीवन है, और जीवन है इसका मतलब उसकी दूरी क्या कहलाएगी, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन एक चुड़ैल के नाम पे है, ये सर्च कर लीजिए, कहानी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। गोल्डी लॉक जोन मतलब वो जोन जिसमें जीवन हो सकता है किसी ग्रह के, किसी सूरज के या तारे के अगर आसपास में कोई ग्रह है तो। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया खगोलीय दूरी। आइडिया लग रहा है ना कितना होता है, 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। भूल भी जाता है तो आपको पता रहेगा, ठीक, पता रहेगा ना, क्योंकि प्रकाश की चाल आपको पता है, प्रकाश कितनी देर में आता है ही पता है, फट से गुणा करेंगे दिमाग में ही, 3 बचे 15, इधर 8 उधर 2, 15 इंटू 10 पावर 10 या 1.5 इंटू 10 पावर 11, खट से आ जाएगा। नहीं भी आता तो गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा जितना जीरो आएगा उठा के रख देना वैसे ही। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा आता है प्रकाश वर्ष। ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। और नॉर्मल नॉर्मल लोग गलत कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये समय की इकाई है। एग्जाम में आता ना, इनमें से दूरी की इकाई कौन सी है, लिखे रहेंगे किलोग्राम, फिर लिखे रहेंगे लक्स मीटर, प्रकाश वर्ष और घंटा। तो प्रकाश लगेगा देखने में प्रकाश वर्ष समय है, बट वो क्या है, दूरी है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। आप सोचो 500 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है सूरज से पृथ्वी तक, अब एक साल में कितना चलेगा, बहुत ज्यादा चल जाएगा ना। बहुत बड़ी इकाई है ये वैसे। तो देखो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू एक साल की बात कर रहे हैं, मतलब 365 दिन, हमको सेकंड में बदलना है इसको, इंटू 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, इतने सेकेंड होंगे एक साल में। इतने से जब गुणा कर दोगे तब जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एक प्रकाश वर्ष। 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर या 9.5 क्विंटिलियन मीटर। बात समझ पा रहे हैं, या तो गुणा कर लीजिए या 9.5। अब ये बताइए हमको, फटाफट से बताते चलिएगा, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3। 1000 के बाद में आता है मिलियन, कितने होते हैं जीरो, 6 जीरो होते हैं। फिर आता है बिलियन, मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन, बिलियन में कितने जीरो होंगे, 9 जीरो होंगे। फिर आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 12। फिर आता है क्विंटिलियन, क्विंटिलियन में 15 जीरो। तो ये तो आइडिया रहना चाहिए। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के आइडिया लग गया होगा ना कि देखो हमारे में 1 मिलियन बता रहा है, तुम्हारे में 10 लाख बता रहा है। पर ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, ट्रिलियन, तो देखो 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन 10 पावर 12। ठीक है, और फिर किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर में 1000 होता है, आपको पता है 1000 मीटर होता है ना, तो 3 और बढ़ जाएंगे, यानी 12 में 3 और बढ़ाओगे 15, यानी कि 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर।
9.5 इंटू 10⁻15 या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक, लिख लीजिएगा इसमें लाइट ईयर में इतना। थैंक यू। बहुत ठंडा पानी लाए हैं आप। अरे नॉर्मल वाले में से भर लेना चाहिए था। बोलना होगा कभी कहीं तो आप पाओगे कि हमेशा गर्म चीजें पीनी चाहिए। पता है, गर्म चीजें आपके गले को नॉर्मल करती हैं। अगर आप ठंडा पिएंगे तो गला हमेशा खराब रहेगा आपका। इसलिए जितने भी सिंगर्स वगैरह होते हैं कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, पता है। वाइन नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, और जो पीते हैं उनका करियर खत्म हो जाता है। रीजन है कि कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा क्या करते हैं, तारत्व को बढ़ा देते हैं और वो नुकसान कर जाता है लॉन्ग टर्म में। हाँ, अमिताभ बच्चन है। वारेन बुफे को भी पसंद है। वारेन बुफे तो जब देखो तो कोका कोला लेके घूमते रहते हैं, है ना। प्रयास करना चाहिए वैसे, अगर गले से किसी को लगाव है अपने तो खट्टी चीजें ना खाएं, तीखी चीजें ज्यादा खाएं, लेकिन इतना ज्यादा ना खाएं कि फिर गला तो ठीक रहे, कोई और एरिया खराब हो जाए। लेकिन ये प्रयास करना चाहिए कि तीखी हल्का सा अगर खाएंगे तो जीभ उब सही रहेगा, गला वाला थोड़ा सही रहेगा। इसलिए जो बच्चे हकलाते हैं या तोतले होते हैं उनको बचपन में आधी मिर्च का दाना तोड़ करके जीभ के नीचे रख दिया था, चिल्ला देते थे वो, उससे गला और खुल जाता था। वैसे भी गला थोड़ा खुलता है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है वोकल कॉर्ड्स की, तो गला सही करना। शंख बजा के बढ़ता है। गर्म पेय पदार्थ ज़्यादा पानी होता है, गर्म पानी, गुनगुना पानी ज़्यादा पीना होता है। इसलिए देखेंगे जो बूढ़े बुजुर्ग टीचर होते हैं पढ़ाने से पहले गुनगुना पानी मंगवाते हैं गिलास। रीज़न है क्योंकि वो थक जाते हैं 20 मिनट बाद, तो गले की वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं, सही से निकल नहीं जाता है, सीटी निकल जाती है मुंह से, सांस ऐसे बराबर बाहर निकलता है। कभी देखना किसी बुजुर्ग टीचर का लेक्चर, खासकर यूपीएससी में अक्सर मिलेंगे, तो ऐसा होता, तो इसलिए वो बॉयल पानी पीते हैं। खैर, प्रवचन खत्म, नेक्स्ट बात, पार्सेक। अगला लिखिए पार्सेक। लिख लिया। पार्सेक का मतलब अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में है पर सेकेंड, और एंगल का वैल्यू जो होता है वो देखो होता है डिग्री, फिर और छोटा करोगे 60 से तो मिनट हो जाएगा, और छोटा 60 गुना छोटा करोगे तो सेकेंड हो जाएगा। एक किसी पॉइंट पर कुल एंगल कितना होता है, 360, 360 डिग्री एंगल बनता है एक बिंदु पर। उसका 1 डिग्री लीजिए, उसका फिर 60वां भाग करिए तो 1 मिनट आएगा, फिर 60वां भाग करिए तो 1 सेकेंड आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक यहाँ पेड़ है, तो आपको पता है कि अगर ये मान लो 30 डिग्री है, और दूर अगर जाओगे तो यही एंगल घट के 15 हो जाएगा, और दूर जाओगे तो 10 हो जाएगा, मतलब दूरी बढ़ते जाओगे तो एंगल घटता जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं पृथ्वी पथ की त्रिज्या अगर जिस बिंदु पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी उस बिंदु की लंबवत दूरी पार्सेक कहलाएगी। इतना दूर चले जाओ, इतना दूर चले जाओ कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था यानी पृथ्वी पथ की त्रिज्या थी, ये उस दूरी पर 1 सेकेंड का एंगल बना दे। 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री में ही आपका ना जाने कितना दूरी हो जाएगा, लेकिन कितना यहां बोल रहे हैं 1 सेकेंड, और वहां का जो लंबवत दूरी होगा वो कहलाएगा पार्सेक। ये होता है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष का लगभग 3.25 गुना होता है क्या, पार्सेक। सबसे बड़ी दूरी की इकाई क्या हो जाएगी, पार्सेक। तो पार्सेक में लिखिए वह दूरी, वह लंबवत दूरी, वह लंबवत दूरी जिस पर पृथ्वी पथ की त्रिज्या, वह लंबवत दूरी जिस पर पृथ्वी पथ की त्रिज्या 1 सेकेंड का कोण बनाती है, 1 सेकेंड का कोण बनाती है। पृथ्वी पथ की त्रिज्या 1 सेकेंड का कोण बनाती है। फिर ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, इस तरह से सूरज, फिर ऐसे पृथ्वी, ऐसे 2 लाइन बना लो, फटाफट से बना लो एक रफ में, बहुत ज़्यादा टाइम मत लेना इसको बनाने में। यही डायग्राम बना लो, यह सूरज है, पृथ्वी से चक्कर लगा रही है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या से यहाँ बनाए कोण,
यहाँ थीटा लिख लेना, थीटा का मान लिख लेना 1 सेकेंड। डिग्री का 36वां भाग है, यानी 1 डिग्री जो एंगल होता है उसको 3600 भाग में तोड़ो, तब आपके पास में 1 सेकेंड आएगा। लिख लिया? और इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा 3.26 लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर से 3.25 गुना ज्यादा है ये। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। ठीक है, अब बात आती है चाल तथा वेग की। तो अगला लिखिए हेडिंग चाल। चाल में लिख लीजिए चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इतना लिख लीजिए काफी है। फिर लिख लीजिए अदिश राशि, ठीक, और इकाई लिख लीजिए, मतलब एसआई इकाई। देखो दूरी मीटर और ये है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अदिश राशि मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दूरी का मतलब चाल का मतलब क्या होता है? प्रति एकांक समय में चली गई दूरी, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही तो है। और वही फॉर्मूला देख के भी लग रहा है, दूरी प्रति समय, दूरी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही क्या है? चाल है। तो चाल मतलब कि 1 घंटे में या 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, एसआई में बात करेंगे तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी, अगर एसआई यूनिट की बात करोगे, यानी मीटर पर सेकंड की बात करोगे। ठीक है, 1 घंटे में कितना चलोगे वो कहलाएगा किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना किलोमीटर चले हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, या 2 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर। आमतौर पे जो कन्वेंशनल यूनिट है वो 1 किलोमीटर पर आवर ही है। अमेरिका वगैरह में माइल पर आवर है, माइल में नापते हैं वहाँ। खैर, इतना आ गया, आइडिया लग गया चाल का। चाल क्या है? दूरी बटा समय है। ठीक, एक चीज आपको ध्यान देना है कि विस्थापन शून्य होने पर भी चाल शून्य नहीं होता, पता है ना ये चीज? क्योंकि विस्थापन से क्या चाल का कोई लेना देना है? नहीं ना। तो वृत्तीय गति में वेग शून्य हो सकता है पर चाल शून्य नहीं होगा। अगला हेड डालिए वेग, अगला हेड डालिए वेग, और लिखिए बराबर करके विस्थापन बटा समय। दो रास्ते दिए हुए हैं, पी से क्यू तक दो कारें जा रही हैं। एक का रास्ता ऐसे है, एक का रास्ता सीधा है। आपको बताना है किसकी सबसे ज्यादा स्पीड है। अगर समान समय में दोनों जा रहे हों, समान समय में जा रहे हो, तो कौन ज्यादा दूरी तय कर रहा है? जो ब्लू वाली है ना? तो ब्लू वाले की चाल ज्यादा होगी। आइडिया है? इस स्पीड, वो सॉरी वेलोसिटी या वेग किसकी ज्यादा होगी? वेग दोनों का समान होगा, क्योंकि दोनों के लिए विस्थापन तो सेम ही है। आइडिया लग रहा है? हमें पता था यहाँ पे गलत होगा। वेग दोनों का समान है, क्योंकि दोनों विस्थापन तो समान ही कर रहे हैं। और वेग होता क्या है? विस्थापन बटा समय, यही ना? तो विस्थापन दोनों का समान है, इसलिए वेग दोनों का समान होगा। पर अगर चाल की बात करोगे तो चाल पी से क्यू, जो ब्लू लाइन आ रही है, ब्लू पथ है, उसका ज्यादा होगा, क्योंकि वो दूरी ज्यादा तय कर रहा है। तो दूरी बटा समय ज्यादा आएगा। और विस्थापन दोनों का समान, तो विस्थापन बटा समय सेम रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? चार अंतर आ रहा है समझ में? डाउट हो तो पूछ लीजिए।
दिक्कत है ना कुछ थोड़ी सी। ये समझिए जो ब्लू वाली लाइन है वो ज्यादा दूरी तय कर रही है, देखो यहाँ से लेकर के ऐसे करके आई है, दूरी ज्यादा है, तो दूरी बटा समय ज्यादा आएगा, और दूरी बटा समय क्या होता है, चाल, चाल ज्यादा है किसका, ब्लू वाले का, रेड वाले का कम है चाल। जब आप वेग की बात करेंगे तो क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है, पी से क्यू का न्यूनतम दूरी, तो चाहे ये वाला रास्ता लीजिए चाहे ये वाला रास्ता लीजिए, दोनों के लिए न्यूनतम दूरी यही है, पी क्यू का ऑरेंज लाइन ही है ना। तो जब दोनों विस्थापन समान कर रहे हैं तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, जब विस्थापन समान है तो वेग भी समान आएगा। बात समझ पा रहे हैं। पूछ रहे हैं विस्थापन शून्य होने पर भी चाल शून्य नहीं होता, कोई कंडीशन का उदाहरण दीजिए। वृत्तीय गति, कोई भी आवर्ती गति जिसमें पाथ को दोबारा रिपीट किया है, लूप मोशन, कोई लूप मोशन मतलब अगर व्यक्ति जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं दोबारा आ जाता है तो उसको बोलते हैं लूप मोशन, मतलब जहां से चला वहीं आया उसको लूप मोशन। वृत्तीय गति भी हो सकता है या ऐसे से भी हो सकता है कि ऐसे से गया, ऐसे से घूम घाम के फिर आ गया, तभी तो विस्थापन शून्य है। जब वहीं से चला वहीं आ गया तो विस्थापन शून्य होगा। क्या बात समझ आ रही है। और अगर विस्थापन शून्य है मतलब वेग शून्य है, पर चाल कोई जरूरी नहीं शून्य हो, चाल तो दूरी पर निर्भर करता है ना। तो विस्थापन शून्य होने पर भी चाल शून्य नहीं होता, कब, किसी वृत्तीय गति में या आवर्ती गति में। क्या क्लियर है। तो लिख लीजिए इस लाइन को, ये कई बार पूछा गया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लिखिए विस्थापन शून्य होने पर भी चाल शून्य नहीं होता। ठीक, वेग वाले में लिख लीजिए, जहां वेग लिखा है आपने वहां लिख लीजिए सदिश राशि, और इकाई में लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड। जब भी हम इकाई की बात करेंगे तो असल में हम क्या बात कर रहे होते हैं, एसआई यूनिट की, एसआई इकाई, एसआई मात्रक की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि किलोमीटर पर आवर भी तो होता है इसका इकाई, माइल्स पर आवर भी तो वेग और चाल नाप रहा होता है। तो बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जिसमें हमको जब भी इकाई की बात करी जाती है प्रश्न एग्जाम में तो एसआई पूछता है। एसआई मतलब सार्वभौमिक इकाई, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम है इंटरनेशनल। स्पीड एंड वेलोसिटी समझ गए हम लोग। नेक्स्ट ट्राई, कितने हैं भाई। असलरेशन, त्वरण, यहां से बात आती है असली मैटर की, त्वरण से। लिखिए त्वरण, मैं लिख दे रहा हूं पहले, त्वरण। रण मतलब क्या होता है, युद्ध, पता है कि नहीं। रण क्षेत्र मतलब युद्ध क्षेत्र, रण मतलब होता है युद्ध। अब यहां से युद्ध शुरू है आपकी। त्वा मतलब तुरंत, त्वा मतलब तुम नहीं, तुम भी होता है पर यहाँ पे तुरंत, तो यहाँ क्या हो रहा है, तुरंत युद्ध हो जा रहा है। और युद्ध होगा तो इसका मतलब क्या आएगा, बल आएगा। बल आएगा ना तभी तो युद्ध होगा। तुम आए, अच्छा, बल आएगा तो युद्ध होगा। इसका मतलब यह है जैसे ही त्वरण आता है तुरंत वहां पे बल आता है। यानी कि काइनेमेटिक्स में जैसे ही एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तुरंत काइनेटिक्स शुरू हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं। समझिए, यहां लिखिए पहले, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण हेडिंग डाल के लिखिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लाइट चली गई तो एसी कैसे चल रही है। अभिषेक, लाइट है। ठीक है फिर। अच्छा, हमें जुकाम बुखार था तो उस समय मैं देखता था कि ये 16 डिग्री पे खूब ठंडा करता था, अब ये ब्लोअर का काम कर रहा है। लिखा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लिखिए त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग क्या था, मीटर पर सेकेंड, और बटे फिर सेकेंड आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखिए इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राशि कैसी है ये, सदिश, क्योंकि वेग की बात कर रही है, वेग पहले से सदिश थी तो ये भी सदिश होगी। ठीक है। इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और राशि सदिश।
आगे बढ़े। अगर आपने शुरुआत से भी देखा होगा, जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब बटे समय करते हैं, तो क्या आता है? वेग। वेग बटा समय करेंगे तो क्या आएगा? त्वरण। और इसका उल्टा अगर करेंगे तो फिर से वेलोसिटी, फिर से दूरी। ठीक है, ये अवकलन समाकलन अगर आप जानते हो आप लोग कैलकुलस, तो आपको पता है डिफरेंशिएट इधर कर रहे हैं और इंटीग्रेट इधर कर रहे हैं, रिवर्स में ये आता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, तो स्लोप की बात होती है इसलिए डाला गया है। खैर किसी एग्जाम के लिए मैंने डाला था। हाँ, अब लिख लीजिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी गति के समीकरण। लिखिए, हेडिंग डालिए गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्चुअली ये स्लाइड किसी और एग्जाम की है और हमने तुरंत उठा लिया है, तो इसमें से कुछ चीज़ें आपको छोड़नी रहेगी, तो परेशान मत होइएगा अगर कुछ अजीब सी चीज़ दिखे। ठीक है, नहीं बनाना नहीं है, बस ऐसे ही आपने लिखा इक्वेशन ऑफ मोशन ना। पहला 3 समीकरण होते हैं गति के, कुछ इसमें करना नहीं, बस इतना समझना है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन क्या होता है? v माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, हाँ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, परिवर्तन हो गया बटा समय, यही है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक, इसी को अगर रीअरेंज करोगे तो इधर आओगे तो क्या हो जाता है? at, इधर हो जाएगा v माइनस यू, माइनस यू को इधर लेके आओगे प्लस यू हो जाएगा, तो u प्लस at बराबर v। खैर वो सब ध्यान नहीं देना ना, ग्राफ ध्यान देना आपको, बस में ध्यान देना पहला जो नियम है वो है v बराबर u प्लस at, इतना ही पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं समझाना है। तो पहला नियम क्या बताता है? v बराबर u प्लस at, जहां याद रखना है कि v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? समय, a क्या है? त्वरण। समझ में आया बढ़िया से? मतलब लग रहा है ना दिख के क्या है? तो अगर आपके पास प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय हो तो आप अंतिम वेग निकाल सकते हैं। खैर इस पे सवाल वाल नहीं आते हैं, आते भी होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इस पे नहीं देना है। एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है। डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि बता रहे हैं एवरेज वेलोसिटी मतलब u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। अब यहाँ पे v की वैल्यू रखना है आपको u प्लस at। सॉल्व करेंगे तो आपका एक फॉर्मूला बन के आएगा, यानी दूसरा नियम आ जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा नियम बताता है दूरी बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सब जानते हैं आप, और बस s को नहीं जानते, s बराबर क्या है? दूरी। ठीक है, तो दूसरा गति का नियम बताता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको दूरी का इक्वेशन कहते हैं। इसमें गौर करो तो अंतिम वेग नहीं है, तो अगर अंतिम वेग नहीं पता हो तो ये वाला इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी लिख लीजिए, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, दूरी, सब जानते हैं आप, लिखा चुके हैं। तो तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे ही लिख लीजिए, अगर याद हो जाएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे एक कभी कभी आए हैं, नहीं तो नहीं आते। वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वनडे एग्जाम्स में अच्छा खासा इस पर मतलब बल मिलता है। लिख लिया इसको। इस समीकरण को कहते हैं समयहीन समीकरण। क्या बोलते हैं? समयहीन समीकरण। तीसरा इक्वेशन को समयहीन समीकरण कहा जाता है। और तीनों इक्वेशन कौन प्रतिपादित कर रहा है? गैलीलियो बता रहे हैं और न्यूटन आगे जाकर के प्रतिपादित कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं।
तो कहीं कहीं अगर पूछता है तो आप गैलीलियो लगाएंगे, गैलीलियो नहीं होगा तब न्यूटन लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखें कि गैलीलियो को क्रेडिट पूरा दिया था, गैलीलियो ने अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी थी। न्यूटन ने, जैसे अपने यहाँ कोविड का लॉकडाउन हुआ था, ऐसे उस टाइम यूरोप में प्लेग फैला था बहुत भयानक। चाइना से कुछ व्यापारिक जहाज आते हैं, बेड़े आते हैं और यूके में वो तबाही मचाते हैं, कहने नहीं। और उस समय तो एंटीबायोटिक भी नहीं था, वैक्सीन वाला बात ही नहीं चलती थी, कुछ था ही नहीं, तो लोग ऐसे फटाफट मर रहे थे। तो न्यूटन भी, अपना एक मकान था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से न्यूटन ने पढ़ाई करी थी, और उस समय भाई विद्यालय सब बंद, तो अपने घर में पैक हो गया बंदा। और घर में पैक हो जाओगे तो राशन वासन बाहर से आएगा नहीं अब, क्योंकि आज के टाइम के जगह तरह सैनिटाइजर भी नहीं था उस समय, है ना। मिट्टी से हाथ धुलते थे लोग, और मिट्टी से हाथ कितना साफ होता है आपको पता ही है, और गंदा हो जाएगा बकायदा। तो हुआ क्या कि अपने घर में जो जहाँ था वहीं कैद हो गया, अपने घर में ही सब्जी, अपने घर में ही फल, जो भी उग जा रहा है खा रहा है, भुखमरी खूब चरम सीमा पे, जो नहीं वो बीमारी से मर रहा है, जो बच रहा है वो भूख से मर रहा है, ये वाली कंडीशन थी यूरोप की। और उस टाइम पे न्यूटन जैसा आदमी क्या करता है, घर में खुद को बंद करता है, सुबह शाम काम करता है और दिन भर पढ़ाई करता है। टाइम बीत जाता है, और जब उसका लॉकडाउन खत्म होता है, और लॉकडाउन सरकार थोड़ी लगाई थी उस समय, लोग अपने आप लगा लिए, जिसकी भाई डर लगती है, जिसको लगती है, वो घर से थोड़ी निकलेगा। जैसे पहले लॉकडाउन में लोग बाहर निकलते थे और डंडे मार के, लाठी मार के पुलिस अंदर करती थी। सेकंड लॉकडाउन में जब लोग पिटने लगे थे, इधर उधर गिरने लगे थे, बहुत लोग मरे थे ना सेकंड लॉकडाउन में, सेकंड कोविड वेव में, तो लोग अपने आप ही घर से निकल रहे थे। सरकार एकदम लूज थी सेकंड वाले में, लेकिन लोग नहीं निकल रहे। सरकार तो रैली कर रही थी पश्चिम बंगाल में उस टाइम पे कि आओ, और फिर मोदी जी संबोधन करते थे, क्या लाखों में जनता आ रही है बीजेपी के लिए बिना मास्क में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस समय चल रही थी। कहने मतलब ये है, लॉकडाउन में उन्होंने, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद में वो बहुत बड़े वैज्ञानिक जैसे समझे गए। उन्होंने उस टाइम पे गैलीलियो के सारे थ्योरीज पढ़ डाले, उस पर नियम दिया। उन्होंने रामानुजम के सारी चीज़ें पढ़ी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। रामानुजम प्रिंसिपल तो खैर बाद में आया था, कोई मैथमेटिशियन था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसका पूरा पढ़ा था। तो उन्होंने फिर मैथ्स में, फिजिक्स में, हर जगह टांग अड़ाया, इतना पढ़ डाले कि सब पे कुछ ना कुछ नया देते गए, नया देते गए। और इनका कोई परिवार नहीं था, पता है आपको। इनकी पिता की शादी होती किसी से, हो ही रही होगी, साइड सी बात है, तभी तो न्यूटन पैदा हुए होंगे। तो इनकी मदर उनके फादर को छोड़ के चली जाती हैं। तो न्यूटन का जन्म मतलब बहुत ही बुरे परिस्थितियों में, मतलब ये आगे बढ़े पिता का संघर्ष देख करके। तो इन्हें अपने मन में नफरत हो गई थी इस बात से, मतलब एक लेडी इमेज को लेकर के, और इन्होंने फिर ताउम्र शादी ही नहीं की इसी वजह से। और ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री मोदी, न्यूटन। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, आइंस्टीन जैसे लोग जो साथ साथ छू कर डालते हैं, आइंस्टीन बन जाते हैं, है ना। खैर, ये हो गया आपका, इक्वेशन सारे हो गए। ऊर्ध्व गति के लिए ध्यान रखना है कि जहां जहां ए यूज कर रहे थे वहां वहां आप जी आ जाएगा, पता है कि नहीं। जो एक्सेलरेशन, जैसे जमीन पे चलते हो तो एक्सेलरेशन लगता है, अगर ऊंचाई पे पहुंच जाओगे तो कौन सा त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा ना। तो जहां जहां ए था इक्वेशन में वहां वहां जी आ जाएगा। तो लिखिए ऊर्ध्व गति समीकरण, ऊर्ध्व गति समीकरण। अगर किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकोगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, उल्टा, तो यही नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ऊर्ध्व गति में पहला समीकरण क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, ठीक है, माइनस जी टी। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, s इक्वल्स टू, ठीक, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू, जी जो था पहले a जहां था वहां वहां माइनस जी आ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उल्टा लगता है ना, नीचे की तरफ खींचता है। आप वस्तु कहां फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो। अगर वस्तु नीचे गिर रही हो तब त्वरण की बात करोगे तो ये प्लस में ही रहेगा, यानी गति की ही दिशा में जब त्वरण होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट में होगी तो उसको त्वरण ना कह के मंदन कहेंगे, उसको नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, हाँ। अगर देखो, हमेशा देखो ये नेगेटिव रहेगा अगर वस्तु ऊपर आ रही है तब, अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब ये पॉजिटिव में लिया जाएगा, यानी गति की दिशा में अगर त्वरण हो तब उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। फॉर्मूले में माइनस कहा था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी, टू एस था ना, फॉर्मूले में प्लस है वहां पे, ठीक है। ये सब जहां जहां है सारे इक्वेशन में प्लस है, कहीं किसी इक्वेशन में माइनस नहीं है। और जब भी कभी डाउट हो तुरंत गूगल कर लिया करो, इसमें संकोच करने वाली कोई बात नहीं है।
एक कोई महान व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं, एलन मस्क, जानते हैं सब लोग। बंदा गर्दा मचा के रखा पूरी दुनिया की, बड़े बड़े ज्ञान देके जाता है, टैलेंटेड तो है ही है। तो एक चीज बताता है, कहता है ये समय ऐसा है जब पूरा ज्ञान आपके अंगुलियों पर है। अंगुलियों मतलब मोबाइल उठाओ, गूगल करो, सब मिलेगा। बट इग्नोरेंस इज आवर चॉइस। नजरअंदाज की हमारी आदत हो गई है। हमें पता है कि इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, में डाउट है, बट हम इतने नजरअंदाज हो जाते हैं कि मोबाइल उठा करके इसको गूगल ही नहीं करते। हाँ, ये गूगल कर लेते हैं कि किसकी शादी किससे हो रही है, कौन सी मूवी आ रही है, इवन टेलीग्राम पे सर्च करके मूवी डाउनलोड करके पूरा देख डालते हैं। समय इतना है। पर जब बात आती है लर्न करने की, सीखने की, तो इग्नोरेंस इज आवर चॉइस। ये एलन मस्क का कथन है। उन्होंने ज़्यादातर डिग्री अपनी ऑनलाइन करी है, और उनकी ज़्यादातर साइंटिस्ट भी ऐसे हैं जो जो काम कर रहे हैं उस वाले कैटेगरी में, उस फील्ड में उनकी डिग्री नहीं है। अच्छा रिजल्ट दीजिए, अच्छा काम करिए। जैसे आप देखेंगे उनका जो रॉकेट था, रॉकेट उन्होंने लैंडिंग रॉकेट बनाया, रीयूजेबल रॉकेट बनाया है कि दोबारा से यूज़ कर लो। 5-6 बार फेल हुआ था ना, कितने बार फेल हुआ था? और उन्होंने 6 बार फेल हुआ, शायद 7वीं बार सक्सेसफुल हुआ। आप एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 6 बार फेल होगे तो यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। बल वाला तो एक एक्सीडेंटल केस था, और इतना पुराना है कि उसके साक्ष्य पूरे नहीं हैं, तो उसको नजरअंदाज किया सकता है। जैसे बहुत पुरानी इतिहास में कोई बात कहे, हाँ तो एग्जाम्पल दे देते हैं लोग, वो अलग बात है, लेकिन वो कहानी मानी जाएगी, थोड़ा मिथ माना जाएगा हल्का बोलो, क्योंकि आप नहीं जानते सही से, उस समय के इतिहास अवेलेबल नहीं रहते। अभी के इतिहास तो सामने है ना, इसको आप ज्यादा मान सकते हैं। जैकमा का मान सकते हैं, एलन मस्क का मान सकते हैं, इनको दिखता है। और इन लोगों ने 6 बार असफल, और इतना पैसा लगता है एक रॉकेट को बनाने में कि आप सोच नहीं सकते, और वो ब्लास्ट हो जाए 6-6 बार, और बंदा 7वीं बार अपना घर जमीन सब कुछ गिरवी रख करके फिर तैयार कर रहा है, और फिर लैंड करा दिया। और इतना सक्सेसफुल और इतने कम कीमत में कराया कि नासा ऐसी एजेंसियां कह रही हैं कि अब हम लोग नहीं करेंगे, जब वो सस्ते में कर रहा है तो उसी से करवाएंगे। अब नासा के सारे जो मिशन होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो स्पेस एक्स करता है एलन मस्क का। आइडिया है आपको ये? यानी अब वो कमाता है, क्या समझ पा रहे हैं? और जबकि जितने भी डिग्री वहाँ पे लोग हैं वो उस फील्ड में रिसर्च होल्डर नहीं है। इवन एलन मस्क भी कंप्यूटर साइंस से थोड़ा बहुत उसके पास डिग्री है, बट उसका रॉकेट इंजीनियरिंग में, स्पेस इंजीनियरिंग में, इन सब में कहीं नहीं, कोई डिग्री नहीं है, कभी नहीं है। पर नॉलेज हर एक चीज में उसको है, पढ़ता है खाली टाइम पे। हम लोग भी खाली टाइम में पढ़ते हैं, फेसबुक एक पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, दूसरों के स्टेटस। कुछ लोगों का ऐसी आदत होती है कि स्टेटस छूट ना जाए, इस चक्कर में रहते हैं कि देखें किसी ने स्टेटस डाला है, आप स्टेटस डाल दीजिए, अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर वो व्यू कर लेते हैं। अब कैसे इतनी त्वरित हो जाता है वो समझ में नहीं आता। तो वर्टिकल मोशन का डेरिवेशन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके काम के नहीं है, सब छोड़ दीजिए। ग्राफ भी आप छोड़ दीजिए। जो वनडे एग्जाम होते हैं टेक्निकल वाले, उसमें ये सब आते हैं ग्राफ। अगला हेडिंग डालेंगे आप, न्यूटन के गति के नियम। 1.5 बजे से है ना, छोड़ दे रहे हैं, बस ये हेडिंग डाल लीजिए। चेहरा देख के हम समझ गए थे कि आप यही बोलेंगे। मायूसियत से ऐसे देख रहे हैं कि बस करो यार, क्या सुनना चाहते हो आप? न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, फिर उसके बाद हम लोग ऊर्जा कार्य पढ़ करके कल इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, मैकेनिक्स को प्रयास करेंगे ज़्यादा ज़्यादा सीख के जाएं, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग परसों वाले लेक्चर में तरंग और ध्वनि। पर ध्यान रखें कि हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक। जैसे अभी हम लोगों ने प्रक्षेप गति पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, बहुत डेप में नहीं गए, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, और वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बताना है क्या छूट रही होंगी। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन जब करके आएंगे तो क्लास में डाउट पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं कराया गया है, तो वो चीज़ क्लास में पूछेंगे, मतलब तो वो चीज़ें वहाँ फटाफट से डिस्कस होती चली जाएंगी, ठीक है। करके कल क्वेश्चन आना है।